हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो आज का टॉपिक है हमारा सतत आवेश वितरण, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं सतत आवेश घनत्व। घनत्व कब बोलेंगे, सतत आवेश वितरण कब बोलेंगे, अपन इसके बारे में बात करते हैं। होता क्या है सतत आवेश वितरण? जब भी अपन किसी वस्तु को आवेश देते हैं या लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, तो वो वस्तु आवेशित हो जाती है। मान लीजिए मेरे पास ये एक वस्तु है और इसको मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दिए, तब आपको पता ही है कौन सा आवेश आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब निकाल लेता हूं तब क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जो चार्ज आता है वो इस पे वितरित कैसे होता है, मतलब कैसे फैलता है वो। जैसे मान लीजिए मैंने यहां से निकाले, मैं बताता हूं आपको इस प्रकार से। जैसे मेरे पास ये एक वस्तु है, ये वस्तु है, और यहां से मैंने मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए या कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे कौन सा आवेश आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा। तो मान लेता हूँ कि ये जो नेगेटिव आवेश आया या पॉजिटिव आवेश आया वो किस प्रकार से वितरित होता है। तो जहाँ से निकाले या वहीं पे रहता है या पूर्ण रूप से एक दूसरे फैल जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो आवेश है वो इस पूरी सतह पे एक समान रूप से फैला हुआ रहता है। इसका रीजन क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि आप जैसे ही मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, या इलेक्ट्रॉन देंगे तब कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो एक समान प्रकृति का आवेश आएगा। एक समान प्रकृति का आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। एक दूसरे को दूर भगाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे और मैक्सिमम दूरी पे जाके रहने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम दूरी पे कहां पे रह सकते हैं, ये जो सतह है यहां पे रह सकते हैं, यहां पे इस सतह पे रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपके पास ये जो आवेश है वो एक समान रूप से फैला हुआ है, वो तो ठीक है, एक समान रूप से फैला हुआ है। सतत रूप से फैला हुआ है, सतत का मतलब कंटिन्यूअस फैला हुआ है क्या? हाँ, कंटिन्यूअस फैला हुआ होता है। क्यों? इसका रीजन ये होता है कि जब भी आप किसी वस्तु को चार्ज करते हैं, मान लीजिए इस वस्तु को मैंने 1 कूलाम चार्ज दिया। आपको पता है 1 कूलाम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो अपन ने निकाले थे शुरुआत की क्लासों के अंदर, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप इस वस्तु को इतने सारे इलेक्ट्रॉन दे देंगे या निकाल लेंगे, तो इतना चार्ज इसके इक्वल चार्ज आ जाएगा। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, इसके इक्वल चार्ज आ जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये वाले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से वितरित होंगे, यहां पे इस प्रकार से, ऐसे मतलब बहुत पास पास में वितरित होंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर आप पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते कि सतत रूप से फैला हुआ होता है, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ जगह जरूर मिलेगी, चाहे माइक्रोमीटर के माइक्रो सेंटीमीटर कितना भी मिले, ठीक है। लेकिन आप एक रफली तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि जो आवेश है वो सतत रूप से फैला हुआ है, एक समान रूप से फैला हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालकों के अंदर पास पास में फैले हुए होते हैं, एक समान रूप से फैले हुए होते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आवेश है वो कैसे फैला हुआ है, सतत रूप से फैला हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ये जो आवेश है वो सतत रूप से कितने प्रकार से फैलता है, वो भी 3 प्रकार से फैलता है। कौन से 3 प्रकार हैं? फर्स्ट है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय मतलब आपको नाम से पता लग रहा है, रेखीय मतलब एक लाइन, एक तार, एक वायर होना चाहिए, कुछ ऐसा वो होना चाहिए, इस वायर पे फैला हुआ होता है, तो अपन क्या बोलते थे, रेखीय आवेश घनत्व। और जब हमारे पास कोई मान लीजिए एक एरिया दे रखा है, केवल एक एरिया की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारे पास एक एरिया है, इस एरिया पे फैला हुआ होता है, तब हम क्या कह देते हैं वहां पे कि पृष्ठ आवेश घनत्व। एरिया के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व बोल देते हैं। आप घनत्व या वितरण कब वर्ड यूज लेंगे? जब आपको यह पूछा जाए कि यहाँ पे घनत्व की वैल्यू कितनी है, तब आप तो घनत्व वाला ले लेंगे। और ऐसे पूछा जाए कि यहाँ पे ये कौन सा वितरण है, तब आप वितरण बोल देंगे। देखिए घनत्व के लिए अपन डिफाइन कैसे करते हैं, जब भी आप घनत्व का फॉर्मूला बनाते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखिए घनत्व के लिए आपने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर पढ़ा है, रो इज इक्वल टू, रो से व्यक्त करें या डी से व्यक्त करें, किसी से भी व्यक्त कर सकते हैं, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। ये पढ़ा है। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। ऐसे ही आपने बचपन से आपने पढ़ते भी आ रहे हैं, जनसंख्या घनत्व कितना है, किस सिटी का जनसंख्या घनत्व कितना है, गाँवों का कितना है, ढाणियों का कितना है, उसके बारे में आपने पढ़ा है काफ़ी, ठीक है। तो आपने वहाँ पे देखा है कि जो जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है वो एरिया पे निकाला जाता है, कि इतने एरिया के अंदर इतने लोग रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इतना एरिया है और यहाँ पे खूब सारे ये इतने इतने लोग रह रहे हैं, जो भी है अजीब दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये लोग रह रहे हैं। तो आप यहाँ पे घनत्व निकालना चाहते हैं, किसका, जनसंख्या घनत्व निकालना चाहते हैं, तो आप फॉर्मूला क्या बनाते हैं, रो इज इक्वल टू यहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या, यहाँ पे तो नंबर ऑफ जो भी ह्यूमंस है, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, वो जो एरिया है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या रखा था, v आ रखा था, यहां पे क्या हो गया, a हो गया।
तो हमेशा याद रखिए वह भौतिक राशि किस प्रकार का व्यवहार कर रही है, मतलब वो एरिया में फैली हुई है या आयतन में फैली हुई है या किसी एक लाइन पे फैली हुई है, कैसे फैली हुई है, उसी के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं अपन नीचे की साइड में वो भौतिक राशि लेते हैं। जैसे मान आपने यहाँ पे देखा द्रव्यमान है वो आयतन में फैलता है, तो आपने यहाँ पे आयतन ले लिया। और यहाँ पे आपने देखा जो रहने वाले जो लोग होते हैं हम हैं वो एरिया में रहते हैं, हम वॉल्यूम में थोड़ी ना रहते हैं, आयतन में रहते हैं क्या, ऐसे थोड़ी ना रहते हैं। एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ बैठा है, दूसरा इसके ऊपर है, तीसरा इसके ऊपर है, ऐसे ऐसे। यदि ऐसे बैठे होते तो आप आयतन लेते वहां पे, ठीक है, तो आयतन लेते, इसीलिए अपन यहाँ पे एरिया निकालते हैं, ए लेते हैं। यदि आप हम लोग ऐसे रहते हैं, एक लाइन पे रहते हैं, एक तो वायर के अकॉर्डिंग रहते हैं, मतलब एक लाइन बना के रहते हैं सभी, तो हम क्या लेते हैं वहाँ पे लाइन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं कि इतने एरिया, तो हम कहते हैं कि इतनी लाइन पे इतने लोग रहते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप घनत्व की वैल्यू कब डिफाइन करेंगे, ओके। इसके बाद में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेखीय आवेश घनत्व के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए रेखीय आवेश घनत्व। देखिए ये मेरे पास एक वायर है, ये वायर है, इसको मैं जैसे ही चार्ज देता हूं, इसको चार्ज करता हूं, तो इस पे आवेश एक समान रूप से पूरे पे फैल जाता है। पूरे पे फैलेगा भाई, ये लीजिए, एक समान रूप से। क्यों फैलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रतिकर्षित करेंगे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जितने रह सकते हैं वो सारे के सारे एक समान रूप से फैल गए। कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको मान लीजिए ये पूछा गया कि एकांक के अंदर कितनी वैल्यू है। देखिए जब भी अभी ये घनत्व की वैल्यू क्यों डिफाइन करते हैं, आपको बताया गया कि एक एरिया के अंदर ये 5000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है और वहाँ पे इतने लोग रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में नहीं आता कि और एक दूसरी जगह का दे रखा है कि यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, तो आप कंपेयर करते हैं तो इजीली कंपेयर नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे घनत्व निकाल लेते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं या वहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो आप एक दूसरे को कंपेयर करने के लिए क्या कर लेते हैं, घनत्व निकाल लेते हैं। तो अपन भी यहाँ पे घनत्व निकालेंगे। तो घनत्व निकालने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। मान लेते हैं ये इस तार की जो लंबाई है वो स्मॉल एल है, यहाँ से लेकर एल है, और मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ जिसकी लंबाई कितनी है डी एल। इसके पास पूरे चार्ज पूरे तार के पास में आवेश है क्यू, और मान लेता हूँ इसके पास में कितना आवेश है डी क्यू। कोई दिक्कत, ओके। तो रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा, जब भी हमारे पास आवेश एक रेखा में वितरित होता है तब हम क्या काम में लेते हैं, रेखीय आवेश वितरण काम में लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं रेखीय आवेश वितरण कब काम में लेंगे, जब हमारे पास आवेश एक रेखीय रूप से वितरित होता है, रेखा में वितरित होता है, एक डोरी पे वितरित होता है, तब हम उसे रेखीय आवेश वितरण से परिभाषित करते हैं। अब रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी तार, ये जो तार है कोई आवेशित तार है, किसी तार पर एकांक लंबाई, किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाता हूं, इसको अपन व्यक्त करते हैं लेमडा से। तो लेमडा इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाता है क्यू अपॉन एल। ये लीजिए, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, लेमडा कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ऐसे जो फॉर्मूले बनाए जाते हैं, रेखीय आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व, सारे के सारे सेम टू सेम ही बनेंगे, बस आपको भौतिक राशि वहां पे परिवर्तित कर देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ये पूरे वायर के लिए, यदि आप इस छोटे से पार्ट के लिए निकालना चाहते हैं तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एल। ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। इसी प्रकार से आप सेकंड वाला पृष्ठ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको अपन सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा से व्यक्त करते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई यहाँ पे एक पृष्ठ है, इसको हमने आवेश दे रखा है, ऐसे आवेश फैला हुआ है जैसे भी, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा अल्पांश भी ले लेता हूँ इसके अंदर, अल्पांश के लिए निकालना है। तो मान लीजिए इसका एरिया ए है और इस अल्पांश का एरिया कितना है, डी ए, और पूरे को इसको क्यू आवेश दिया, तो इसके पास कितना है, डी क्यू, ओके। इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब हमारे पास आवेश पृष्ठ में वितरित होता है तो अपन किससे डिफाइन करते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण से डिफाइन करते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी भी पृष्ठ के, कोई भी मान लीजिए पृष्ठ है, वहां पे हमारे पास आवेश फैला हुआ है, तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहाँ पे एल था, यहाँ पे ए आ गया है, ठीक है। तो जब आवेश एरिया में फैला हुआ है तो ए लिख लेंगे, और जब हमारे पास लंबाई में फैला हुआ है तो एल लिख लेंगे। इसी प्रकार से इसके लिए कितना हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू अल्पांश के लिए डी क्यू अपॉन डी ए, ओके। ऐसे ही थर्ड आयतन वाले के लिए, आयतन
आवेश घनत्व है। आयतन आवेश घनत्व ये मान लीजिए ऐसे है, और यहाँ पे इसको आयतन को व्यक्त करने के लिए मैं कुछ ऐसे घन बना देता हूँ। ये लीजिए, ये आयतन को डिफाइन कर रहा है, मतलब ये एक है, ओके, ये आयतन। यहाँ पे ये जो हमारे पास वस्तु है इस पे चार्ज Q है, और इस छोटे से पार्ट पे dQ है, और इसका आयतन है वो V है पूरी टोटल का, और इसका कितना है dV है। तो अपन इसको व्यक्त करते हैं रो से व्यक्त करते हैं। जब हमारे पास आवेश आयतन में फैला हुआ है, अंदर की ओर फैला हुआ है, तब हम किससे व्यक्त कर देते हैं? आयतन आवेश घनत्व से व्यक्त कर देते हैं। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन जाएगी? किसी आयतन के एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? रो कहलाता है आयतन आवेश घनत्व। और ऐसे ही आप इसके लिए व्यक्त करेंगे तो कितना हो जाएगा? dQ अपॉन dV हो जाएगा। ये लीजिए, तीनों का अपन ने डिफाइन कर लिया। अब क्या करते हैं, इन तीनों की वजह से, जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तीनों हैं जो हमारे पास आयतन आवेश घनत्व है, इनकी वजह से विद्युत क्षेत्र के मान कितने कितने होंगे ये निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले निकालते हैं रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र। ये डायग्राम बने रहने देना चाहता हूँ, और इन फॉर्मूला को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, और ये दूसरा था लैम्डा इज इक्वल टू dQ अपॉन dL। ओके, ये जो हमारे पास है ये तार है, इस तार के कारण मैं यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक परीक्षण आवेश की कल्पना करना पड़ेगी। ये कल्पना की मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो तार है पे जो आवेश है वो क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। अब उसके फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए? विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट होता है। तो F की वैल्यू चाहिए, तो F की वैल्यू इन पूरे आवेश के कारण इस पे कितना आवेश बल लग रहा है उसकी वैल्यू निकालिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ कि एक मेरे पास dQ क्या है, यहाँ पे अल्पांश है, इस अल्पांश के कारण इस पे कितना बल लग रहा है पहले वो निकाल लेता हूँ। तो एक अल्पांश लेके मैं ये डिफाइन करता हूँ। तो अल्पांश, मान लीजिए ये जो dQ आवेश है वो क्या है, वो एक बिंदु आवेश है। ये तार है, ये पूरा का पूरा वायर है, वो किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे बिंदु आवेशों से तो मिलकर बना होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक डॉट करता हूँ, यहाँ डॉट 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 बिंदु करते जाता हूँ, तो वायर बनता जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आप क्या करें, एक बिंदु आवेश जितना अल्पांश मान लीजिए, और आप क्या करेंगे, वहां पे फोर्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि हमारे जो कूलाम का नियम है वो किसके लिए डिफाइन है? बिंदु आवेशों के लिए डिफाइन है। तो आप कूलाम का नियम लगाना चाहते हैं तो बिंदु आवेशों के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी, आप तार के लिए लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बिंदु आवेश जितना अल्पांश लेना पड़ेगा, और उसके कारण इस पे बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, F की वैल्यू निकालता हूँ। तो कितना हो जाएगा, इस dQ के कारण लगने वाले बल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, DF लिखता हूं, क्योंकि F इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि छोटे से की वजह से छोटा सा बल। तो कितना हो जाएगा, Q dQ है, K dQ Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता? ये हमारे पास आ गई, DF की वैल्यू आ गई। अब आप इसको सदिश रूप से व्यक्त करना चाहते हैं तो सदिश रूप से भी व्यक्त कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, DF इज इक्वल टू K dQ Q डॉट R स्क्वायर। आपको पता है ये जो बीच की दूरी है इसी के तो अनुदिश होगा, बीच की दूरी ये R सदिश, इसका आप एकांक सदिश ले लीजिए R कैप, ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आप पूरे टोटल के लिए ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप समाकलन कर दीजिए तो टोटल के लिए आ जाएगा। तो F सदिश, इसका समाकलन करेंगे, DF का कितना हो जाएगा F, और यहाँ पे समाकलन K dQ Q नॉट R स्क्वायर R कैप। ओके, के को बाहर ले लेता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4π नोट dQ Q नोट अपॉन R स्क्वायर R के Q नोट कोई बाहर ले लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, अब लगाता हूँ विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, यही होता है। तो F की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, 2 की वैल्यू 3 के अंदर पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, E सदिश इज इक्वल टू Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप इसके अंदर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये Q नोट इसको कैंसिल कर देगा, तो कितना बचेगा, 1/4πε0 dQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, ये लीजिए यार। आप इसको आगे और भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास dQ की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, dQ अपॉन dl। तो dQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा dl। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E सदिश इज इक्वल टू 1/4πε0
लेमडा डी एल आर स्क्वायर आर कैप एल एच, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तो इस फॉर्मूले से हमको फायदा क्या हुआ? इस फॉर्मूले से ये फायदा हुआ कि यदि मान लीजिए हमारे पास कोई एक वायर ऐसे दे रखा है और आपको मान लीजिए उसकी छोटे से अल्पांश की लेंथ दे रखी है या एल दे रखा है, ये तो आप समाकलन करके निकाल लेंगे, और आपको रेखीय आवेश वितरण का मान दे रखा है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए। मतलब जब हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर लेमडा की वैल्यू दे रखी है तब आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो अपन ने क्या किया, विद्युत क्षेत्र का मान है वो किसके अंदर ज्ञात करने की कोशिश की, लेमडा के पदों में, रेखीय आवेश घनत्व के पदों में ज्ञात करने की कोशिश की। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अगला है पृष्ठ आवेश घनत्व। अगला है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए, और यहाँ क्या आ जाएगा फिर डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी। ठीक है, वापिस से क्या करना है आपको, डायग्राम भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे एक इस प्रकार से मैं कोई एरिया ले लेता हूँ, और यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पे ये डी ए लिया मैंने, एक छोटा सा अल्पांश ले लिया यहाँ पे, और क्या करना है, इससे स्मॉल आर दूरी पर इस बिंदु पी पर एक क्यू नोड आवेश रखा, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्यू आवेश पूरे टोटल का है, इसका डी क्यू है, तो कितना हो जाएगा। वापस से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये हमारे पास एक पृष्ठ बड़ा था, लेकिन अपन क्या करते हैं, बिंदु आवेश की वजह से ही कूलॉम नियम लगा सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे डीएफ का मान ज्ञात कर लीजिए, तो डीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, ये तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें सेम ही आएंगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिग्मा डी ए पुट करना पड़ेगा, ये लीजिए, बस इतना ही डिफरेंस है। तो जब हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व की वैल्यू दे रखी होती है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब आयतन आवेश घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ पे सिग्मा की जगह क्या आ जाता है, रो आ जाता है, यहाँ पे रो आ जाएगा, यहाँ रो आ जाएगा, और यहाँ पे भी रो आ जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये ए इज इक्वल टू ये और लास्ट फाइनल रो डी, और यहाँ पे आप इसको आयतन के रूप में व्यक्त कर दीजिए, ये लीजिए, ये डी बी हो जाएगा, और ये कंप्लीट। ठीक है, तो यह कंप्लीट हुआ सतत आवेश वितरण के बारे में कंप्लीट हुआ। सतत आवेश वितरण को अपन ने क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ा कि जब हमारे पास कोई मान लीजिए एक पृष्ठ दे रखा है और उस पृष्ठ की वजह से आपको कहीं पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, लेकिन उस पृष्ठ का आवेश नहीं दे रखा, आपको यह कह रखा है कि उस पृष्ठ पे जो आयतन आवेश घनत्व या जो भी है, पृष्ठ आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व, उसकी वैल्यू दे रखी है, और साथ में उसका आयतन या एरिया या उसकी लंबाई की वैल्यू दे रखी है, तब आप कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपको यहाँ पे आवेश की आवश्यकता नहीं है इस फॉर्मूले के अंदर, इसका तो ये तो कांस्टेंट है, आर की वैल्यू आपको दे ही देगा, रो की वैल्यू मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, उनकी वैल्यू दे रखी है, तब आप रो लिख देंगे, और या जो भी है सिग्मा या लेमडा, और यहाँ पे आयतन, पृष्ठ एरिया या लंबाई के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ओके, टाटा, बाय बाय।